हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। आपको पता है कि हिंदी में हम आपको एक एक करके काफी कुछ करा चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट, ज्यादातर बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि आखिरकार हम जो हिंदी में निबंध आता है उसे कैसे लिखें। वो तो काफी बड़ा लिखा जाता है भाई, किसी को हिंदी में निबंध में पूरे नंबर मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, किसी को आधे भी नहीं मिलते। तो किस तरीके से हम अपने स्कोर को बूस्ट करें, अगर निबंध लिखे तो अपने आप कैसे लिखते चले जाएं, ये सब हम आपको एक थीम, एक स्ट्रक्चर जनरेट करके बताएंगे कि किसी भी टॉपिक पर निबंध आता है तो आप यूं ही चुटकियों में उस निबंध को क्या कर दो, क्लियर कर दो। तो केवल मेरे साथ 5 से 10 मिनट आप बने रहिएगा, ये टॉपिक आपका फिनिश कर दूंगा और आपके दिमाग में जाएगा। लास्ट तक बने रहना बच्चा। जैसा कि आपको पता है हिंदी कोर्स में एमसीक्यू आते हैं, इस बार तो भैया 30 एमसीक्यू की बात की गई है, तो आप लोग मेरे साथ रहना, एक भी गलत नहीं करने दूंगा। गद्यांश पद्यांश आते हैं, लेखक और कवि के साहित्य परिचय, कुछ कहानियां आती हैं, खंड काव्य आते हैं बच्चा। 10 नंबर के एमसीक्यू की जगह इस बार 30 के हो जाएंगे। गद्यांश पद्यांश 20 के बेटा, और कवि साहित्य ये 10 के, और कहानियां 5 की, खंड काव्य भी 5 नंबर का ही बच्चों आता है। ये चीज दिमाग में डालो, कौन को बार बार पढ़ना है, कौन को बार बार नहीं पढ़ना है। संस्कृत और श्लोक का संदर्भ 14 नंबर का, इसका भी रोल होता है, बहुत अच्छे से करवाएंगे। हिंदी व्याकरण बच्चा 10 नंबर की आती है। अपघटित गद्यांश 5 नंबर का आता है बेटा। रस और छंद अलंकार 6 नंबर के आते हैं। और पत्र और निबंध, देखो ये 15 नंबर के टॉपिक में बच्चा 6 नंबर का पत्र में करवा चुका हूं आपको। पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, कई पत्र में लिखवा दी, कुछ एक क्लास में बच्चे कुछ और लिखवा देंगे, उन्हीं को तैयार कर लेना, वही एग्जाम में आ जाएंगे। और निबंध बेटा आज आपका करवाने वाला हूं, तो 15 नंबर का ये टॉपिक भी आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। मेरे साथ बने रहिएगा। गद्यांश पद्यांश में भी काफी कुछ करा चुका हूं, बहुविकल्पी में भी बेटा काफी कुछ मैंने आपको कराया है। संस्कृत की अगली क्लास लेंगे तो वहां भी आपको अच्छे से कराएंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं वो उस सिंपल मेथड से पढ़ाने वाले हैं तो किसी ने भी आज तक आपको नहीं पढ़ाया होगा। देखो आपके सामने कोई भी टॉपिक पर आप निबंध ले लो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लाया हूं जो हर साल पूछा जाता है। आप मॉडल पेपर में देखना बेटा, पिछले 10-15 साल से लगातार इस टॉपिक पर घुमा फिरा के निबंध पूछा जा रहा है, तो क्यों ना हम उसी पढ़ें जो पूछा जा रहा है। तो बेटा आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचार एक समस्या है और उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा, इस टॉपिक पर बच्चा आज आपको क्या कराने वाला हूं, निबंध। उसके लिए बस सबसे पहले आप क्या करिए, उसका ब्लूप्रिंट बनाइए, मतलब रूपरेखा बनाइए। आखिरकार आपको किन किन टॉपिक पर बात करनी है, सबसे पहले ये सोचा करिए दिमाग में कि भाई जो भी टॉपिक पर निबंध पूछ रहा है मुझे किस किस टॉपिक पर लिखना है, क्या लिखना है उस टॉपिक पे। प्रस्तावना में सबसे पहले बेटा जब आप रूपरेखा बनाओगे, दूसरा निबंध आपको बेरोजगारी का कराएंगे, कोई भी एक आज करा दूंगा, उसके बाद अगला और कराऊंगा, तो आपकी निबंध की प्रक्रिया भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखोगे, उसके बाद भ्रष्टाचार का अर्थ बताओगे बेटा, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है अपने निबंध में लिखने से पहले। फिर बेटा क्या कारण है, क्यों फैलता है इतना भ्रष्टाचार, कितने प्रकार का भ्रष्टाचार होता है बेटा, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव क्या होते हैं मेरे बच्चा, और भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या होते हैं, और लास्ट में आपको उपसंहार लिख देना है। यही सेम कंडीशन आपको बेरोजगारी में, कि भाई बेरोजगारी के पहले तो प्रस्तावना लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रस्तावना लिखोगे। फिर भाई बेरोजगारी का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होती है बेरोजगारी। फिर आप बेरोजगारी युवा वर्ग के बारे में लिखोगे, जो बेरोजगार हैं, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्या क्या समस्या उत्पन्न करती है। फिर बेरोजगारी के कारण बताओगे बच्चा, फिर बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताओगे, और लास्ट में यहां भी आप भाई फाइनली निबंध में आपको उपसंहार तो लिखना ही लिखना, मतलब कंक्लूजन टाइप तो आपको कुछ लिखना ही लिखना है। तो शुरुआत करते हैं आज के निबंध के साथ, जो हमने लिया है बेरोजगारी समस्या और समाधान। वहां हमने भ्रष्टाचार समस्या और समाधान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चा, मेरे साथ बने रहिएगा। विश्वास दिलाता हूं आपको कोई भी समस्या निबंध में नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिखोगे भाई प्रश्नोत्तर संख्या क्या, प्रश्नोत्तर संख्या से आप जो भी लिखना चाहते हो, तो मैंने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या क्या, 40। ये आपको भी लिखना अपनी कॉपी में, बिल्कुल कॉपी का फॉर्मेट दिया है हमने आपको बना के, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है बच्चा, ठीक है। रूपरेखा आपको सबसे पहले लिखने को है, मुझे बेरोजगारी का तात्पर्य, युवा वर्ग, अनेक समस्याओं की जड़, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी दूर करने के बाद इन पर क्या करनी है, बात करनी है। वो एग्जामिनर ही समझ जाएगा कि बच्चा ने क्या किया है।
उसके अंदर एक दो ऐसे भी लिख जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने शुरू का अगर ये बढ़िया फॉर्मेट बना के लिख दिया तो बेटा ज्यादा फोकस एग्जामिनर का आपके नंबर पर नहीं जाएगा और बड़े आराम से ही नंबर दे देगा। बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ये समझाओगे। तो क्या बताओगे भाई, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब कोई योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब व्यक्ति योग्य है, व्यक्ति में स्किल है, लेकिन वो मजदूरी दर पे ही काम करने के लिए अगर तैयार है, तो ये दर्शाता है कि उस देश में, उस क्षेत्र में, उस राज्य में, उस गांव में, उस नगर में, उस कस्बे में क्या है भाई, बेरोजगारी फैल रही है। मेरी योग्यता अगर बेटा प्रोफेसर बनने की, लेकिन मैं प्राइमरी में पढ़ा करके काम काट रहा हूं, तो मैं भी एक प्रकार से क्या हूं, बेरोजगार हूं। दिमाग में डाल लो अपने में। तो ये आपको लिखना है, कह रहा उसे काम न मिलता हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ये आप ध्यान रख लेना। बालक क्या काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भैया। अपंग क्या करेगा, बिल्कुल नहीं। रोगी, वृद्ध या अक्षम या दिव्यांग व्यक्ति क्या करेगा, काम नहीं करेगा। तो इनको आप बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखोगे, दिमाग में डाल लो, ठीक है। फिर कह रहा है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव व्यक्ति ही नष्ट नहीं, कह रहा है इसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति ही नष्ट नहीं होती, बल्कि देश का भावी विकास भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश में के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग दे सकते थे, वे कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए आर्थिक विकास में क्या करती है, बाधक हो जाती है। जो मेरी क्षमता देश के सहयोग के लिए थी, तो मैं देश के लिए इतना सहयोग कर सकता हूं, लेकिन मुझे बेरोजगारी होने की वजह से काम तक नसीब नहीं हो रहा, तो मैं देश में सीधे सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं ले रहा हूं। और देश के आर्थिक विकास में यही समस्या क्या बन रही है, अवरुद्ध पैदा कर रही है, बाधक बन रही है। ये बच्चा आपको दिखाना ही दिखाना है। अब बेरोजगार युवा वर्ग, तो कह रहा आजकल जो हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या में क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है, आप देख ही रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आजकल क्या है कि जो युवा वर्ग है आपको घर बैठे हुए मिलेगा, इधर उधर घूमता हुआ मिलेगा, रोजगार तो उसके पास बच्चों है ही नहीं है। ये दिमाग में डालो, रोजगार तो बच्चा उसके पास है ही नहीं है, ठीक है भाई। तो क्या लिखोगे कि भाई आप देख लो कि प्रत्यक्ष प्रमाण आज का युवा वर्ग है जो बेरोजगार घर पे घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कहूं तो कह रहा आज का नवयुवक जो विश्वविद्यालय से अच्छे अंक प्राप्त व डिग्री प्राप्त करके निकलता है, परंतु वह रोजगार की तलाश में भटकता रहता है। बेरोजगारी के कारण नवयुवक प्रतिदिन रोजगार पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, अखबार, इंटरनेट आदि में दिए गए विज्ञापनों के द्वारा अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की खोज में लगे रहते हैं, किंतु उन्हें रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है। उनके हाथ में केवल क्या मिलती है बेटा, आशा की जगह निराशा हासिल होती है। ये बोला है अगर व्यक्ति स्कूल से या डिग्री कॉलेज से डिग्री लेकर के निकलता है, अपनी पढ़ाई कोई ग्रेजुएशन करके निकलता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलता है, कोई पीएचडी करके निकलता है, कोई एमएड करके निकलता है, लेकिन वो दर 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 क्या भटकता है, रोजगार के लिए भटकता है। कई विज्ञापन निकलते हैं तो अपनी योग्यता को दिखाकर वहां पहुंचने का प्रयास करता है, परंतु लास्ट में हम क्या देखते हैं, उसे नौकरी ना मिल करके निराशा हाथ लगती है। क्या लगती है बच्चा, निराशा हाथ लगती है। यह है बेरोजगारी का आलम। कह रहा अनेक समस्याओं की जड़ कौन है भाई, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी। देखो सबसे पहली बात है, जो बेरोजगार युवा होता है वो आशावादी नहीं होता, वो निराशावादी बन जाता है। क्या बन जाता है, निराशा। क्योंकि हर दर पर उसे जिस भी विभाग में गया उसे उसके अनुकूल रोजगार मिला ही नहीं, उस आशा से गया, लेकिन वो आशा के बदले में उसे निराशा हाथ लगी, तो वो क्या बन जाता है, निराशावादी बन जाता है, और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज में अपनी मौन व्यथा को सुनाता है। कह रहा बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए क्या है, एक अभिशाप है बच्चा। इससे एक और निधनता फैलती है, एक और भुखमरी, और साथ ही साथ मानसिक अशांति भी फैलती है। और दूसरी ओर इसी भुखमरी, बेरोजगारी और मानसिक अशांति की वजह से क्या होती है, युवकों में आक्रोश पैदा हो जाता है, वो अनुशासनहीन हो जाते हैं, मतलब अनुशासनहीन हो जाते हैं। और कह रहा निश्चित रूप से वो अनुशासन क्या करते हैं, प्रोत्साहन देखने को उल्टे हुआ वगैरह कह सकते हो, अवैध कार्यों में लग जाते हैं।
जिम्मेदार है बेरोजगारी, उसकी निराशावाद। कह रहा है चोरी करता है, डकैती करता है, हिंसा जैसी आपराधिक घटनाएं करता है, आत्महत्या आदि करने समस्याओं के मूल जड़ बन जाती। कह रहा है कि भाई समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। अगर व्यक्ति चोरी कर रहा है, अगर व्यक्ति डकैती कर रहा है, हिंसा कर रहा है या कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है बच्चों, तो या आत्महत्या कर रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी एक मूल समस्या है बेरोजगारी। कह रहा है बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विषय है जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को क्या कर देती है? पॉल्यूटेट कर देती है, दूषित कर देती है मेरे बच्चों। कह रहा है बेरोजगारी के कारण क्या है? भैया कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है, हम ऐसे विद्यार्थी तैयार करते हैं जो हमारे किसी भी रोजगार में काम नहीं आ पाते। भाई अन्य देशों से सीखिए ना, स्किल डेवलप करिए उनके अंदर, वो जाते जाते ही खुद क्या करेंगे? रोजगार पैदा करेंगे औरों के लिए। जनसंख्या में वृद्धि एक कारण है, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा करना। हम कुटीर उद्योगों पर ज्यादा जोर नहीं देते, हमारी सरकार उनको प्रोत्साहित नहीं करती है, ठीक है ना। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, औद्योगिकरण की उपेक्षा करना, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, धीमी प्रक्रिया है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एरिया, कृषि भी अच्छी नहीं है, पिछड़ापन है, कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, स्किल सिखाते ही नहीं हम, रटाते हैं। भैया स्किल तो सिखाइए ना, उसे प्रैक्टिकल सिखाइए। हमारे यहाँ प्रयोगशाला कहाँ है इतनी, लैब फैसिलिटी कहाँ इतनी है? आप देखिए इंटर कॉलेजों में क्या बुरा हाल पड़ा है, कोई लैब फैसिलिटी नहीं। टीचर आनंद ले रहे हैं बच्चे को जो है लेबोरेटरी में जाकर के, कोई कुछ नहीं करवा रहे। किराए इसके कारण मानसून की अनियमितता भी, मानसून अगर देर सवेरे आता है तो भी दिक्कत होती है, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, अत्याधिक मशीनीकरण, ठीक है ना। किराए के फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों की छटनी, मशीन आ रही है तो अब मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। श्रम और मांग की पूर्ति में असंतुलन, आपको बेरोजगारी की समस्या पर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने ये बोला है, देखो एक बार रिपीटेशन कर दूंगा आवाज। बेरोजगारी के कारण बताए हैं, ये सब बेरोजगारी के कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या में वृद्धि, कुटीर उद्योग की उपेक्षा, औद्योगिकरण की उपेक्षा करना। हम लोग औद्योगिकरण की उपेक्षा करते हैं, ठीक है ना। कृषि प्रणाली अच्छी नहीं है हमारी, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है हमारे यहाँ पे। मानसून की भी अनियमितता हो जाती है, ये भी बेरोजगारी का कारण है। बाहरी शरणार्थी बाहर से आ जाते हैं देश के अंदर, एक राज्य से दूसरे अंदर चले जाते हैं, होता अपने राज्य का भी रोजगार है, दूसरे आकर के उसको क्या कर देते हैं? दबाव डाल देते हैं। अत्याधिक मशीनीकरण हो जाता है, मशीन आ जाती है तो मजदूरों की छटनी हो जाती है, इस वजह से समस्या पैदा होती है, ठीक है ना। मांग और सप्लाई में असंतुलन होता है, तो ये सब बेरोजगारी का कारण बन रहा है, ठीक है ना। भैया कैसे दूर करें, इनके उपाय क्या करना? सबसे पहले जनसंख्या को कंट्रोल करिए, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करिए। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करिए, बदलाव लाइए, अपनी शिक्षा को स्किल युक्त बनाइए ना, आज की मांग के अनुसार बनाइए ना। आज किस चीज से अर्थव्यवस्था मूव कर सकती है, आर्थिक विकास हो सकता है देश का, शिक्षा को उसी तरीके से ढालिए ना। नेक्स्ट कह रहा कुटीर उद्योगों का विकास करिए, सरकार को भी प्रोत्साहन करना चाहिए कुटीर उद्योगों के लिए, ठीक है ना। औद्योगिकरण को बढ़ावा दो, सहकारिता खेती करिए, सबको मिलकर के खेती में साथ लाइए, जिससे कि ज्यादा अच्छा विकास होगा। सहायक उद्योगों का विकास करिए, राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्य करिए, ठीक है। कह रहा बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी संभव है जब व्यावहारिक एवं व्यवसायिक रोजगार की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। व्यवसायिक मतलब इंडस्ट्रियल एजुकेशन पर फोकस दिया जाएगा। कह रहा है लोगों को स्वरोजगार अथवा निजी उद्यम और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। भाई खुद ही वो एंटरप्रेन्योरशिप बने ना, खुद उद्योगी बनेंगे, खुद अब व्यापारी बनेंगे, तो औरों को भी क्या देंगे भैया? रोजगार देंगे मेरे बच्चों, ठीक है। उपसंहार में अगर मैं बात करूं, कह रहा हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के प्रति जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। मतलब आप सरकार की ज्यादा बुराई नहीं करोगे, बैलेंस लेते हुए उसके प्रयासों को भी दिखाओगे, क्योंकि सरकार का प्रयास भी होता है कि भाई बेरोजगारी देश से हटनी चाहिए। कह रहा परिवार नियोजन पर ध्यान दिया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की चकबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, कह रहा है शिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेक कार्य ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं बेटा, जो हमारी सरकार क्या कर रही है? प्रयास
कर रही है, इस पर क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो ये लिख करके बच्चा आपको निबंध को क्या कर देना है, पूरा। तो इसी पैटर्न पर आप पहले रूपरेखा बनाइए। प्रस्तावना में कितना लिखना है, आपको किन किन पॉइंटों पर जोर देना अपने निबंध में। अगर ये पहले ब्लूप्रिंट आपका तैयार हो जाता तो उन टॉपिक पर आप बात करके अपने निबंध को अच्छी स्थिति में ला सकते हो, जिससे कि टीचर आपको निबंध में 1 नंबर भी काटने से 4 बार सोचे, पूरा नंबर दे। तो विश्वास करिए अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से हिंदी भी 95+ से ऊपर आपकी जाने वाली है। ये मैं कह रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। क्लास कैसी लगी बच्चा जरूर बताना, निश्चित रूप से बताना। एक क्वेश्चन हर क्लास में मैं आपको देता हूं, ये आपको पता ही है। बेटा मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, गोदान और गबन, गोदान और गबन बेटा किसकी करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चा पार्टी ये है, तितली किसकी रचना है, तितली किसकी रचना है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।